ये बंगाल के अक़लियतों को समझना पड़ेगा कि आपने जिनको झोला भर-भर के वोट दिया, उन्होंने आपको कितनी नुमाइंदगी दी और किस लेवल पे नुमाइंदगी दी। ये तो यहाँ की आवाम को समझना पड़ेगा, उसे अपनी आँखें खोलनी पड़ेंगी और मुझे लग रहा है कि यहाँ के लोग बहुत हसास हैं। वो इस खेल को समझ भी रहे हैं कि किस तरह से उनको महफ़ूज़ रखने के नाम पर और उनको प्रोटेक्शन देने के नाम पे उनकी क़यादतों को किस तरह दरकिनार किया गया, वो यहाँ की आवाम समझ रही है। ममता जी को ये समझना पड़ेगा कि अगर वो भी चाहती हैं कि फ़र्क दिखे, तो फिर जमहूरियत और संविधान बचाने की इस लड़ाई में उन्हें अलग खड़ा होना पड़ेगा, दिखना पड़ेगा। आरएसएस की तारीफ़ करने का मकसद क्या है? कौन-सा दबाव है, कौन-सा प्रेशर है, ये तो उन्हें समझना पड़ेगा। मैं हूं तनवीर, आप देख रहे दाइको लाइव। इस वक्त हमारे साथ इमरान प्रतापगढ़ी, जो एक शायर के साथ साथ कांग्रेस के लीडर, राज्यसभा एमपी। इमरान भाई, आप इस वक्त वो कोलकाता में है। इमरान भाई, आप कोलकाता में हैं पिछले 2 दिनों से। बंगाल का जो माहौल है, बीजेपी वर्सेस तृणमूल कांग्रेस देखा जा रहा है पिछले 2 वर्षों से। विधानसभा में बीजेपी के 77 एमएलए हैं, कांग्रेस के 0 हैं और सीपीआईएम के 0 हैं। तो ऐसे में कांग्रेस क्या करेगी, किस तरह से अपनी पार्टी को मजबूत करेगी कि आने वाले चुनाव में उनके विधायक नजर आए? देखिए, अभी विधानसभा चुनाव चूँकि गुज़र चुका है और आने वाले दिनों में लोकसभा का इलेक्शन है, पार्लियामेंट का इलेक्शन है और पूरे देश के सामने एक बहुत बड़ा मसला है कि किस तरह से इस देश में लोकतंत्र को बचाया जाए, जमहूरियत बचे, आइन बचे, संविधान बचे। सबसे बड़ा जो हमला है, वो आइन पर है। इस वक़्त आप देख रहे होंगे कि जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी संस्थान हैं, उनको कब्ज़े में लेने की जो एक सरकारी साज़िश चल रही है। अभी जुडिशरी पे जिस तरह से हमला किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से अपने लोगों को प्लांट करने की साज़िशें कर रही है सरकार। ऐसे में ये लड़ाई बहुत बड़ी है। हाँ, हम बंगाल में ज़ीरो हैं। मैं यहाँ पिछले 2 दिन से स्टैंडिंग कमेटी की, हेल्थ कमेटी की मीटिंग थी, उसके लिए आया हुआ था। आज आपसे मुखातिब हूँ मैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत दिनों से यहाँ पर हमारा संगठन बहुत कमज़ोर है और यही वजह है कि असेंबली में हमारा कोई भी एक भी मेंबर नहीं है। लेकिन हमें पता है कि हमें जो पार्लियामेंट की लड़ाई है, उसमें आवाम का रुख अलग होता है। वो असेंबली की वोटिंग करते वक़्त अलग चीज़ें देखती है, उसके मुद्दे अलग होते हैं और पार्लियामेंट की वोटिंग के वक़्त अलग मुद्दे देखती है। बंगाल की आवाम को भी ये समझना पड़ेगा कि इस वक़्त जब सबसे ज़्यादा हमला उसके हुकूक पर है, आइन पर है, जमहूरियत पर है, तो सड़क पे उतर के लड़ कौन रहा है और कौन है जो आरएसएस की तारीफ़ कर रहा है, ये समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि बंगाल की आवाम बहुत हसास है। कमियां हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रही होंगी जो हम उन्हें नहीं समझा सके इससे पहले, लेकिन इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में हम आवाम के बीच में जाएंगे और पूरी ताकत लगाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के अलावा भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की हुकूमत से और कोई नहीं हटा सकता है। ये बहुत क्लियर बात है। और जिस तरह से पिछले 5 महीने से भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं, सड़क पर पैदल चल रहे हैं, बिना अपने पैर के छालों की परवाह किए हुए, नौजवानों के रोजगार के लिए, किसानों के हुकूक के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, मेजॉरिटी के लिए, महिलाओं के लिए, जिस तरह से महंगाई के खिलाफ वो आवाज़ उठा रहे हैं, बिना अपने पैर के छालों की परवाह किए, बिना अपनी सुरक्षा की परवाह किए। ये कोई राहुल गांधी ही कर सकता है। जिस राहुल गांधी के बारे में कहा जाता था कि वो शहजादे हैं, मोदी जी अपने भाषणों में कहते थे कि वो तो राजकुमार हैं, वो राजकुमार पिछले 5 महीने से इस देश की सड़कों की खाक छान रहा है, लोगों के बीच में जा रहा है, उन्हें समझ रहा है और ये कह रहा है कि हमला इस बार बहुत बड़ा है। आइन नहीं बचा, संविधान नहीं बचा, तो मुल्क नहीं बचेगा। तो राहुल उसके लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में मैं आवाम से भी ये कहूंगा कि असेंबली में जो भी आपने सोच के वोटिंग किया, लेकिन आपको पार्लियामेंट की वोटिंग के वक्त अपना विजन बड़ा करना पड़ेगा, अपनी नजर बड़ी करनी पड़ेगी। ये समझना पड़ेगा कि बचा कौन पाएगा इस मुल्क को और कौन आरएसएस की तारीफ कर रहा है। दोनों चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो लगता है ये सवाल अभी बहुत जल्दी है और इस सवाल का जवाब 2023 के बीतते बीतते दिया जा सकता है। तब आप उस वक्त पूछेंगे, तब क्या समीकरण बनता है। गंगा जी में अभी बहुत पानी बहना है, अभी बहने दीजिए।
नए सियासी समीकरण जब बनेंगे तब हम इस पर बात करेंगे। इमरान भाई, एक तरफ जहां राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, दूसरी तरफ बंगाल में अधीर चौधरी जो आपके एलओपी हैं, उनके नेतृत्व में एक यात्रा यहां पे चल रहा है और ये यात्रा बहुत जल्द ख़त्म भी होने को है। तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि बंगाल में ममता बनर्जी ने सभी को जोड़ कर रखा है, फिर ऐसी यात्रा की ज़रूरत क्यों पड़ी? हाँ, नहीं, उन्होंने तो इतना जोड़ के रखा है कि वो आरएसएस तक की तारीफ कर रही हैं। आरएसएस को भी शायद उन्होंने जोड़ के रखा हुआ है। देखिए, भारत जोड़ो जो हमारा एक हमारी जो यात्रा है, मैं फिर कह रहा हूँ उसका मकसद बहुत बड़ा है। वो किसी एक स्टेट तक महदूद नहीं है। उसका मकसद है पूरे भारत को जोड़ना। 13 स्टेट से हो करके यात्रा जो है पूरी होगी। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा विज़न है। अब हर स्टेट में, हर राज्य में वहाँ की पीसीसी जो है वो इस तरह की यात्रा कर रही है, तो उस यात्रा को से इतना परेशानी क्यों है राज्य सरकार को? हमारा तो अल्टीमेट मकसद जो है वो बड़ा है। तो हम अभी असेंबली, चूंकि यहाँ पे असेंबली तो अभी कई साल बाकी है असेंबली में, तो मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट इतना परेशान क्यों है? जो आवाम साथ जुड़ रही है उससे परेशान है, या जो हम मुद्दे एड्रेस कर रहे हैं उससे परेशान है? अगर इन सब चीज़ों से परेशान है तो फिर आरएसएस की तारीफ क्यों कर रही है? ये कई सारे सवाल हैं जो बड़ा गड्ढमड्ढ है, और हम अपना काम कर रहे हैं। हमारा सिर्फ मकसद है कि हम अपने वजूद के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम आइन के लिए लड़ रहे हैं। जो अपना वजूद बचाने के लिए लड़ेंगे वो छोटी छोटी चीज़ों पे भी तनकीद कर रहे हैं। जी, कहा जा रहा है कि तृणमूल सरकार में मुसलमानों का जो परसेंटेज होना चाहिए था, एमएलए हो या एमपी हो या और भी सरकारी दफ्तर में, वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो ममता बनर्जी पे एक आरोप लगता आ रहा है कांग्रेस और सीपीआईएम की तरफ से कि उनको सिर्फ वोट चाहिए। ये बंगाल के अक़लियतों को समझना पड़ेगा कि आपने जिनको झोला भर भर के वोट दिया, उन्होंने आपको कितनी नुमाइंदगी दी और किस लेवल पे नुमाइंदगी दी। ये तो यहाँ की आवाम को समझना पड़ेगा, उसे अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी। और मुझे लग रहा है कि यहाँ के लोग बहुत हसास हैं, वो इस खेल को समझ भी रहे हैं कि किस तरह से उनको महफूज रखने के नाम पर और उनको प्रोटेक्शन देने के नाम पे उनकी क़यादतों को किस तरह दरकिनार किया गया, वो यहाँ की आवाम समझ रही है। क्या बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में कोई फ़र्क नहीं आपको नज़र आ रहा है? नहीं, मैं इस लेवल तक जाके बात नहीं करूँगा। फ़र्क है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ममता जी को ये समझना पड़ेगा कि अगर वो भी चाहती हैं कि फ़र्क दिखे, तो फिर जमहूरियत और संविधान बचाने की इस लड़ाई में उन्हें अलग खड़ा होना पड़ेगा, दिखना पड़ेगा। आरएसएस की तारीफ करने का मकसद क्या है? कौन सा दबाव है, कौन सा प्रेशर है, ये तो उन्हें समझना पड़ेगा। हाल में 30% मुसलमानों की आबादी है। क्या आने वाले चुनाव में कांग्रेस मुस्लिम वोट पर फोकस करके चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, कांग्रेस किसी एक धर्म की, एक मजहब की, एक कौम की, एक जात की पार्टी नहीं है। कांग्रेस सबको लेके चलने वाली पार्टी है। मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, कांग्रेस एक बात कहती है, ये देश संविधान के हिसाब से चलेगा। हम संविधान को इंप्लीमेंट करने की लड़ाई लड़ते हैं। तो हम पर्टिकुलर किसी एक मजहब, किसी एक जात नहीं, जो भी इस देश को खुश देखना चाहता है, इस देश को तरक्की के रास्ते पर देखना चाहता है, हम उस सब पर फोकस करेंगे। जो महंगाई से परेशान है, जो कानून व्यवस्था खराब है उससे परेशान है, जो इस देश में गैस सिलेंडर के रेट से परेशान है, पेट्रोल डीजल की महंगाई से परेशान है, गरीब है जो, हम हर उस इंसान पर फोकस करेंगे। अक़लियत के लोग, मेजॉरिटी, दोनों, ट्राइबल्स, एससी, सब हमारा बेस वोटर रहे हैं। हम उनके साथ, उनके पास तक जाएंगे। हम उनसे ये कहेंगे कि आप अपना घर छोड़ करके जिस बेहतर की तलाश में गए थे कहीं, क्या वहाँ वो बेहतर आपको मिल पाया? नहीं मिल पाया। अगर नहीं मिल पाया तो वापस लौट आइए, आपके घर का दरवाज़ा आपके लिए खुला है। हम आपको इज़्ज़त भी देंगे, मोहब्बत भी देंगे, और मिल करके एक नया हिंदुस्तान, एक नया बंगाल, एक खूबसूरत बंगाल, एक खूबसूरत हिंदुस्तान बनाएं।